हेलो प्रियंका। हेलो कृष्णा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, करेक्ट। तो इसमें देखो, वर्ड आ रहा है सेल गैस। ठीक है, एक टर्म दिया है जिसको हम बोलते हैं सेल गैस। ठीक है, तो शेल गैस क्या होता है ये जानने की जरूरत है। देखो, सेल ऑयल जो है इज एन unconventional oil produced from the oil shale rock fragments by pyrolysis, hydrogenation और थर्मल डिजोल्यूशन। तीन प्रोसेसेस से बनता है कौन? सेल ऑयल। अनकन्वेंशनल ऑयल है, रेगुलरली मार्केट में नहीं मिलता है। ठीक है, गए तुम मार्केट से सेल ऑयल उठा के ले आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कर कैसे बनता है? दीज प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस के नाम लिए, these processes convert the organic matter within the rock। रॉक के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसको हम कैरोजेन बोलते हैं, कैरोजेन, इनटू सिंथेटिक ऑयल एंड गैसेस। सिंथेटिक ऑयल एंड गैसेस में कन्वर्ट कर देता है कौन? जो हमारा पायरोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन एंड थर्मल डिजोल्यूशन, ये तीन प्रोसेसेस तुम्हारे कैरोजन में कन्वर्ट कर देता है किसको? ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, सो ये क्या बोलता है कि द रिजल्टिंग ऑयल कैन बी यूज्ड इमीडिएटली एज ए फ्यूल और अपग्रेडेड टू मीट द रिफाइनरी फीडस्टॉक स्पेसिफिकेशन। पहली बात ये क्या बोला? द रिजल्टिंग ऑयल कैन बी यूज्ड इमीडिएटली एज ए फ्यूल। हम बात करते हैं पेट्रोल वगैरह की, तुम्हारा केरोसिन हुआ, डीजल हुआ, इनको काफ़ी हद तक रिफाइनिंग प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये एक बार में नहीं बन जाते हैं। लेकिन सेल ऑयल जिन प्रोसेसेस से बन के आता है वो इस कंडीशन में होता है कि उसको डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो एज ए फ्यूल। वही वो बोल रहा है, द रिजल्टिंग ऑयल कैन बी यूज्ड इमीडिएटली एज ए फ्यूल और अपग्रेडेड टू मीट द रिफाइनरी फीडस्टॉक स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कैसे? बाय एडिंग द हाइड्रोजन and removing impurities such as sulfur and nitrogen। ठीक है, फीडस्टॉक में तुम हाइड्रोजन ऐड करोगे और इम्प्योरिटीज को रिमूव करोगे, सल्फर एंड नाइट्रोजन, करेक्ट। तभी वो तुम्हारा क्या बनेगा? वो तेल बनेगा। ठीक है, फिर क्या आता है? द रिफाइंड प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पजेस एज दोज derived from the crude oil। ठीक है, the refined products can be used for the same purposes as those derived from the crude oils। ठीक है, तो ये क्या है? ये बोल रहा है कि अगर हम ये जो रॉयल है इसको तो हम देख ही रहे हैं, फिर अब बोलता है कि अगर हम इसको रिफाइन कर देते हैं, जैसे कि ये जो सेल ऑयल है इसको और रिफाइन कर देते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट बना देते हैं,
तो उससे क्या होगा, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द सेम पर्पज एज डिराइव्ड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जैसे तरीके से यूज होता है उसी तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। हम पहले में तो डायरेक्टली फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम जाके अल्कोहल जलाओगे, अल्कोहल थोड़ी जलाओगे तुम, ये भी बात है ना। अगर रिफाइंड प्रोडक्ट ना हो तो अल्कोहल जलाते हो क्या, गाड़ी में नहीं जलाते हो। तो रिफाइंड प्रोडक्ट होना ज़रूरी है ताकि तुम्हारे इंजन को सूटेबल बने, ये तो तुम जान ही रहे हो, क्योंकि इसीलिए तो वो बने हैं। भारत स्टेज 6 में जो तेल चाहिए वो उसके लिए वही तेल बना है। अगर तुम उसके लिए पुराना तेल यूज कर लोगे तो वो खराब कर देगा। इंजन के साथ उसके फ्यूल की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से रन करेगा, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि इंजन के साथ किसकी कितनी कंपैटिबिलिटी है। अब आता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में जैसे तुम जान रहे हो, सबसे पहले बात आती है पायरोलाइसिस की। क्या समझते हो पायरोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन एंड थर्मल डिजोल्यूशन के बारे में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इसका मीनिंग क्या समझते हो, बताओ। क्या समझते हो इसका मीनिंग, क्या होता होगा? पायरोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है, हल्का सा बताओ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पायरोलाइसिस? पायरोलाइसिस के बारे में पता है, क्या होता है पायरोलाइसिस? पता है या नहीं है, बताओ बताओ जल्दी। पता है या नहीं है, बताओ बताओ जल्दी। प्रियंका और ये कृष्णा, क्या समझते हो पायरोलाइसिस का मीनिंग? टाइम लेके बताओ क्या? शायद बर्निंग। ओके। डोंट नो। डोंट नो। देखो, देखो तीन अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जिसमें कि पहला प्रोसेस जो है उसमें पायरोलाइसिस में तुम जान रहे हो, बर्निंग एट हाई टेम्प, हाई टेम्प पे बर्निंग। ठीक है। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोकार्बन ऐड कर सकते हो, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब ऐड कर सकते हो, ये मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। देन थर्मल डिजोल्यूशन, थर्मल डिजोल्यूशन मतलब किसी गर्म चीज में इसको डिजोल्व कर दो, थर्मल डिजोल्यूशन ऑफ द ऑयल सेल। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द पायरोलाइसिस ऑफ द रॉक इज परफॉर्म्ड इन ए रिटॉर्ट situated either above the ground और within the rock formation itself। रॉक के अंदर बनता है, नहीं तो रॉक के बाहर भी बन सकता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पायरोलाइसिस। अंदर भी बन सकता है, जरूरी है कि मतलब पायरोलाइसिस ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ बाहर ही बनेगा, इट कैन बिकम अंदर ऑल्सो। सो आज 2008 के हिसाब से, 2008 के रिपोर्ट के हिसाब से, क्या 2008, 2008 में कोई रिपोर्ट आया है, उसमें क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑयल सेल इंडस्ट्रीज परफॉर्म द सॉयल ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस after the rock is mined, crushed, and transported to retorting facility. Although several experiment technology perform the process in situ। मतलब 2008 के रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी सेल ऑयल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं वो अपना सेल ऑयल को कहीं एक्सट्रैक्ट करने के बाद रिफाइन करते थे। ठीक है, बट आज के डेट में इन सितु प्रोसेसेस अवेलेबल है, इस चीज को वो बता रहे हैं।
Okay, there are lots of in situ processes that will lead to your what, सेल ऑयल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से वो बनता है। अब इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, एक बार पूछ लिया था कि भाई तुम्हारा ऑयल पहले आ रहा है या नेचुरल गैस पहले आ रहा है या सैंडस्टोन है, क्या पहले आ रहा है, इस चीज पे भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोल रहा है देखो, द टेम्परेचर एट विच द कैरोजन डिकम्पोजेस इनटू यूजेबल हाइड्रोकार्बन्स। यूजेबल मतलब जिन हाइड्रोकार्बन्स को तुम यूज कर सकते हो, वैरीज विथ टाइम स्केल ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, टाइम स्केल के साथ वैरी कर रहा है। इन द above ground rotating processes, decomposition begins at 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारा ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है, बट प्रोसीड्स मोर रैपिडली एंड कंप्लीटली एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, बट प्रोसीड रैपिडली करता है, हाई टेम्परेचर में भी करता है। ठीक है, क्या बोलता है फिर, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस मोस्ट क्विकली एट द टेम्परेचर 480 एट टू 520 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो, ये पायरोलाइसिस का टेम्परेचर है भाई। इस टेम्परेचर में तो बहुत कुछ बर्न हो जाए, वाटर ही खौल के वेपराइज होके उड़ भी चुका होगा। इतना खतरनाक टेम्परेचर पे तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे तुमको एक पिक्टोरियल डायग्राम मिलता है, तुम एक चीज देख सकते हो। देखो, ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस तो चलता ही रहता है। अब यहाँ पे तुमको दिखता है ऑयल और गैस रिच शेल। अगर शेल कहीं मौजूद है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन लोगों ने पाइप डाला है। करेक्ट, उसके ऊपर क्या है, सैंडस्टोन है। फिर कन्फाइनिंग लेयर जो भी आप बनाना चाहते हो उसके हिसाब से। फिर क्या होता है, कन्वेंशनल ऑयल जैसे कि पेट्रोल डीजल ये सब वगैरह भी यहीं मिलता है। बट इसके नीचे मिलेगा शेल गैस। शेल गैस वही चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो, पेट्रोलियम नहीं है ये। इट इज ए वेरी काइंड ऑफ ए डिफरेंट थिंग। फिर कन्वेंशनल गैसेस निकलेंगे, ऑयल के ऊपर गैस होगा। देन कोल्ड बेड मीथेन सबसे ऊपर। ठीक है, तो ये तीन चार जो कड़ियां हैं तुम जोड़ लो कि कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है और किस तरफ से है। ठीक है, ये अगर पता होगा तो कर लोगे। क्या समझ में आया या नहीं आया? ये चीजें देख के समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। आ गया समझ? पायरोलाइसिस ये सब का मीनिंग समझ में आ गया ना? हाई टेम्परेचर में अगर डिकम्पोजिशन हो तो उसको पायरोलाइसिस बोला जाता है। करेक्ट, हो गया ये? चलो आगे चलते हैं। यही है सॉय सेल। पिक्टोरियल व्यू देख सकते हो तुम, देख सकते हो पिक्टोरियल व्यू कैसा है। सेल कुछ ऐसा दिखता है। दिख रहा है काला काला? अब पहली बात तो ये देखो, ऐसे बंडल के बीच में है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पत्थर जो है, ये पत्थर तो ऐसे ऐसे है, स्लैब बाई स्लैब है। इन स्लैब्स के बीच में ये मिलेगा, सेल ऑयल मिलता है। लेकिन मोस्टली फिर इसके दो तरीके हैं, एक ऑफशोर एक इनशोर, इन सब जगहों में मिलता है। ठीक है, फिर कहा नहीं आता तुम्हारा कोल बेड मेथन का। व्हाट इज कोल बेड मिथेन? ठीक है, कोल बेड मिथेन क्या है? कोल बेड मिथेन
is a unconventional form of natural gas found in coal deposits और coal seam. ठीक है, कोल डिपोजिट और कोल सीम्स में मिलता है. कौन? तुम्हारा CBM, कोल बेड मीथेन. समझ में आ रहा है? कोल बेड मीथेन जो है तुम्हारा एक अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैसेस है जो कि तुम्हारा कोल डिपोजिट्स और कोल्ड सीम्स में मिलता है. इट इज प्राइमरली ए क्लीन एनर्जी सोर्स ऑफ नेचुरल गैस. एक क्लीन एनर्जी सोर्स है नेचुरल गैस का. ठीक है. डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ CBM is of great social and economical benefit. ठीक है. तो ये क्या होता है तुम्हारा, इसमें सोसाइटल बेनिफिट बहुत है क्योंकि तुम जान रहे हो मीथेन का यूटिलाइजेशन तो कितना इंपॉर्टेंट है. ऊपर में देखो सेल है, सेल से मीथेन गैस बाहर निकलता है. मीथेन कहाँ निकलता है देखो, CBM से निकलता है. कोल बेड मीथेन देखो कहाँ पे है, कोल के पास है. जिस जिस जोन में कोल मिल रहा है उसी जोन में तुम्हारा CBM भी मिलेगा. लेकिन कोल के साथ ना कोल गैस भी होता है जो कि मीथेन ही रिलीज करता है. वो मीथेन गैस ही कोल बेड मीथेन नाम से फेमस है कि वो कोल बेड से निकलता है. कोल के बेड्स के अंदर में ये मीथेन गैस मौजूद होता है. यही बाहर निकल के तुम्हारा कोल बेड मीथेन का रूप ले लेता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज कोल बेड मीथेन जो कि कोल डिपोजिट्स के अंदर मिल रहा है. अब ये है क्लीन एनर्जी क्योंकि ये नेचुरल गैस है. ठीक है. अब होगा ही ये क्लीन एनर्जी, इसको तो बोलने की बात ही नहीं है. दिस इज वेरी श्योर शॉट कि ये क्लीन एनर्जी है तुम्हारा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है. फिर आता है तुम्हारा गैस हाइड्रेट्स. बात करते हैं गैस हाइड्रेट्स. तो गैस हाइड्रेट्स आर crystalline solids in which molecules of guest species occupy and stabilize the cages formed by water molecules. ठीक है. अब ये क्या बोला देखो, ये बोलता है गैस हाइड्रेट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है. इन विच मोलिक्यूल्स ऑफ गेस्ट स्पीसीज, जिसके अंदर मॉलिक्यूल गेस्ट स्पीसीज के ऑक्यूपाई करते हैं एंड स्टेबलाइज करते हैं. ठीक है. सिमिलरली क्या है, सिमिलर टू द आइस इन द अपीयरेंस, गैस हाइड्रेट्स आर स्टेबल एट अ हाई टेम्परेचर. स्टेबल है हाई टेम्परेचर प्रेशर में, एबव द फ्रीजिंग. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये स्टेबल है. करेक्ट. फिर क्या आता है कि मीथेन जो है इज मोस्ट कॉमनली नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रेट गैस स्पीसीज. मीथेन जो है सबसे ज्यादा मिलता है. तुम यहाँ पे एक पिक्टोरियल व्यू भी देख सकते हो. यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि मीथेन हाइड्रेट डिपोजिट्स आर बिलो सी फ्लोर. सी फ्लोर के नीचे जो है मीथेन हाइड्रेट डिपोजिट्स मौजूद हैं. ठीक है. अब क्योंकि गर्मी होने की वजह, थर्मोजेनिक है, जो तुम्हारा नीचे का इन्वायरमेंट है वो तो काफी गर्म होता है, थर्मोजेनिक होता है नेचर का. तो अगर मीथेन थर्मोजेनिक नेचर का है और हाइड्रेट्स के फॉर्म में वहां डिपोजिटेड है तो वो क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा. लेकिन बाहर किस तरीके से निकलेगा, किस जगह से निकलेगा, फिर आता है तुम्हारा कहानी फॉल्ट का. फॉल्ट अगर होगा तो उससे आराम से निकल जाएगा क्योंकि वो एक गैप है. फॉल्ट एक तरीके से गैप है. ठीक है, जिसमें से तुम्हारा कनेक्शन हो रहा है इंटीरियर अर्थ का. ठीक है. तो ये चीज पता होना चाहिए. उसी तरह से हाइड्रेट जो है सी फ्लोर के ऊपर पता कर सकता है. देन कम्स बायोजेनिक मीथेन जनरेटेड बाय बैक्टीरियल एक्शन इन सैलो सेडिमेंट्स. सैलो सेडिमेंट्स में ये दिखता है. ठीक है. इसमें देखो ये बात आ रहा है आर्कटिक मीथेन हाइड्रेट डिपोजिट्स अबव द बिलो लोअर लिमिट ऑफ द परमाफ्रॉस्ट. ठीक है. यहाँ पे ड्रिलिंग शिप है, ड्रिल शिप है, यहाँ ड्रिलिंग रिग है. ड्रिल शिप एंड ड्रिल रिग.
ठीक है, आर्कटिक मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स अबव एंड बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द परमाफ्रॉस्ट, अबव एंड बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द परमाफ्रॉस्ट में ये मौजूद है। बॉटम ऑफ परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट के नीचे लाई करता है। ठीक है, ये तुमको दिख रहा होगा, करेक्ट। तो ये तरीका है एक तरीके से निकालने का, कि मतलब कैसे तुम्हारा गैस हाइड्रेट्स वगैरह निकले। अब हमने पढ़ रखा, कोल बेड मिथेन पढ़ रखा, गैस हाइड्रेट्स पढ़ रखा, ठीक है, शेल ऑयल पढ़ रखा। तो ये सब एक तरीके से अंडरग्राउंड फॉसिल फ्यूल्स के कंजप्शन का एक नमूना है, जिसके बारे में तुमको पता होना चाहिए, ताकि इट शुड बी क्लियर। फिर क्या आता है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए गैस is the quantity of the heat liberated by the combustion of the unit volume of the gas। समझ में? कैलोरीफिक वैल्यू मतलब देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, केरोसिन है, डीजल है, एलडीओ है, फर्नेस ऑयल है, एलपीजी का एक वर्जन है। ठीक है, इनमें तुम देख सकते हो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। केरोसिन का देखो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आग उगल सकता है, सबसे ज्यादा बर्न कर सकता है। देन कम्स डीजल, जो कि तुम्हारे ट्रक्स में यूज होता है। देन एलडीओ, जो कि तुम्हारा गाड़ियों में यूज होता है। देन फर्नेस, जो घर के फर्नेस वगैरह में यूज होता है। ठीक है, या तो होटल्स वगैरह में यूज होता है। एक होता है एलएसएचएस, ये होम वाला है, इसमें भी लोग 10,000 तक कमा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू है ऑफ गैस इज बिगर इन अमाउंट, करेक्ट। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट इन द वाटर प्रोड्यूस क्या करता है तुम्हारा, बाय द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इन द गैस एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन दे रखा है, तो तुम अगर पढ़ लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा ये जो डेफिनेशन है। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की जो एक्चुअल वैल्यू हुई वो क्या हुई, लैटेंट हीट प्लस नेट कैलोरीफिक वैल्यू। या तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू क्यों हुई कि लैटेंट हीट ऑफ द वाटर वेपर, ठीक है, वो माइनस करो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पे। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू तो यू नो, अब लैटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर आल्सो यू नो। तो इन दोनों को माइनस करके तुम ये निकाल सकते हो कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हुई तुम्हारे, जो क्या दिया गया था, जो तुमको एक्सपेरिमेंट के लिए जो तुम्हारा टेस्ट दिया गया है, उसमें से तुम पता कर सकते हो। सिंपल सी बात है। नाउ कम्स टू हाइड्रो पावर जनरेशन। अच्छा, हाइड्रो पावर जनरेशन की क्या कहानी है, कौन बता सकता है, वो होता कैसे जनरेटर, उसमें इतना बताओ बस। एक्सप्लेन मी हाउ इज योर हाइड्रो पावर जनरेशन स्टार्ट्स, कैसे स्टार्ट होता है वो। कैसे कैसे, डैम का यूज करके तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते, दैट आई नो, बट हाउ। बताओ। कुछ तो लगता होगा डैम में ना। अरे वो तो समझ गया, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करेगा डैम से, बट कैसे, क्या तरकीब है। हाँ, टरबाइन। टरबाइन में क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रो पावर जनरेशन में।
कोई बीच का स्टेप नहीं है। हाँ, कोई बीच का स्टेप नहीं है क्या कृष्णा? टरबाइन रोटेट होता है। हाँ वही पूछ रहा हूँ ना, क्या कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड, ये बताओ ना, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, हाउ। क्यों क्यों चार्ज करना है, क्या चार्ज करना है, क्यों चार्ज करना है, रहने दो, 10 घंटा ही बचा है बस, मेरे फोन से कर लो। हम्म। क्या प्रॉब्लम है? बीच का क्या स्टेप है, क्या कन्वर्ट करता है, कैसे करता है, दिखाया भी हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, फिगर में नाम भी लिखा हुआ है, देख के भी बोलोगे ना तो भी समझ में आता है कि हाँ समझ गए हो, कुछ तो बताओ। भाई कृष्णा उसका नाम लिखा हुआ है, फिगर देख के ही बता दे। भाई ट्रांसफॉर्मर कहाँ से आ गया यार, कुछ भी, दोनों के दोनों इतने लल्लू जैसे आंसर दे रहे हो यार, गजब ही हो एकदम। रोज क्लास आते हो फिर भी एक लल्लू जैसा आंसर दे रहे हो यार, ऐसे कौन देता है आंसर? ट्रांसफॉर्मर का काम भी पता है क्या करता है वो? फिजिक्स पढ़ाने बैठना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, हाँ अब जाके सही बोल रहा है। देखो, दुनिया में कोई भी बिजली हो, बिना मैग्नेटिक फील्ड के पैदा ही नहीं हो सकता, बिना मैग्नेटिक फील्ड के वो पैदा हो ही नहीं सकता। कौन? दुनिया का कोई भी तुम्हारा, हाँ, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा नहीं हो सकता, बिना मैग्नेटिक फील्ड के वो पैदा नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए तुमको? लिखा है जनरेट। हाँ अभी ना लिखा, पहले लिख दिया था क्या? पहले तो कुछ और लिख रहा था, कन्वर्टर होता है, कन्वर्ट करता है। पहला चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये डैम है तुम्हारा, डैम, ठीक है, ये कृष्णा का डैम है, कृष्णा डैम, ठीक है, कृष्णा तक नदी भी है शायद, कृष्णा डैम भी है, कृष्णा गोदावरी। यहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है, पानी फ्लो होते हुए आ रहा है, जैसे कि उसने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, तो वो क्या होगा? हाँ बढ़िया, शांत रहो। तो क्या हो रहा है कि आके यहाँ पे क्या हो रहा है कि टरबाइन को तो रोटेट किया, क्या लिखा है पूरी कहानी, सर वाटर ड्रॉप करते ही हाइट पर पीई जनरेट करता है एंड टरबाइन मूव होता है, देन काइनेटिक कंडक्टर, तुमने यही लिखा है भाई, वो गलत लिखा है, उसके बीच में एक स्टेप है, वही बताने जा रहा हूँ। मैं समझ गया, अरे भाई साहब मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो, वो क्या बोलना चाहता ना मैं समझ गया हूँ। पहले तो उसने क्या लिखा था, ट्रांसफार्मर ही लिखा था ना, कहाँ जनरेटर लिखा था बताओ? लिखा है जनरेट, जनरेट और जनरेटर में ना फर्क होता है।
ठीक है, समझो। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ चैट्स। सिंपल सी बात है कि उसने आधा पोर्शन सही बोला है, गलत नहीं बोला है, आधा पोर्शन गलत बोला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम बोल दिए कि नहीं मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रहा है और मेरा जो पानी है वो बहता हुआ टरबाइन के पास आ रहा है। ठीक है, अब इससे टरबाइन तो घूमेगा, लेकिन टरबाइन कैसे घूमेगा? मैकेनिकली। ठीक है, मैकेनिकली टरबाइन भी घूमेगा, मैकेनिकली तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगा। तो प्रोसीजर यही है कि यहाँ पे टरबाइन मूव कर रहा है, लेकिन ये टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा हो जाएगा। मैकेनिकली अगर वो मूव करेगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए तुमको? जनरेटर चाहिए, जनरेटर, वो भी एसी वाला, अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर चाहिए। ये करता क्या है? अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, दो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके बीच में ना एक वायर को ना रोटेट करवाता है स्पीड से, स्पीड रोटेशन। कम से कम 300 आर एम पी रेट पर मिनट अगर हम मान के चले, उस रेट से भी घूम रहा हो। इससे तो बहुत ज्यादा रेट से घूमेगा, क्यों? पानी तो पड़ता रहता है ना एक हाइट से, बड़े बड़े हाइट से पड़ता है, तो बहुत तेजी से घूमता है। और तेजी से घूमने की वजह से क्या होता है? इन कॉइल्स में इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब इंड्यूस्ड करंट जो पैदा हो रहा है उसमें से तुम्हारा क्या होगा? ये एसी जनरेटर इसको क्या करेगा? एसी जनरेटर तुम्हारा ट्रांसफार्मर तक पहुंचाएगा। अब ट्रांसफार्मर के पास क्यों पहुंचना जरूरी है, उसकी भी कहानी है। अब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो बहुत दूर से जो बिजली आई है, जिसको स्ट्रेंथ रिलीज हो चुकी है, उसको क्या करेगा? स्टेप अप करके भेज देगा। स्टेप अप मतलब उसको पावर दे के भेज देगा। एक और है, अगर बहुत ज्यादा बिजली पहुंच गई है, एकदम पास ही पास है, तो उसको क्या कर देगा? स्टेप डाउन कर देगा। स्टेप, स्टेप है, स्टेप सेट नहीं, स्टेप। रुको एक मिनट, क्लियर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप में रहना, डाउन में रहने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, स्टेप अप जो है तुम्हारा, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी को बढ़ा के भेजना, ये ट्रांसफार्मर का काम है। ठीक है, इसी चीज के वजह से ट्रांसफार्मर फेमस है कि इतनी सारी बिजली आती है इसके अंदर, फिर भी ये क्या करता है? मैनेज करके किसी को अप करके भेजता है वोल्टेज से, और किसी को डाउन करके भेजता है जिसका अप है। ठीक है, फायदे का सौदा हुआ, करेक्ट। अब इसी तरीके से इस पे ना एक क्वेश्चन भी है। वन क्वेश्चन इज देयर ऑन दिस टॉपिक, यू कैन सी इट। क्वेश्चन अगर पढ़ लिए हो तो फिर बताना मेरे को। क्वेश्चन तो नहीं है, एक तरीके से वो तुम्हारा फॉर्मूला है। अगर समझ में आ गया हो डेजिग्नेशंस वगैरह तो आगे बढ़ेंगे। दिख गया ये? अच्छा, समझ में आ गया? ये जो पॉइंटर है, ये समझ में तो आ ही गया होगा, हाँ या ना? ये दिख गया ना तुमको? पावर, पावर की रेटिंग वगैरह दिख गई?
ठीक है ना, तुमको थियोरेटिकल पावर निकालते हैं इसमें। अब थियोरेटिकल पावर में तुम रो जी एच तो लगाओगे ही लगाओगे, उसके साथ क्या लगाना है, हाइड्रोजन फॉलिंग हाइट लगाना है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन को तो बड़ा एच होता है, ठीक है, इसमें लगाना है फॉलिंग हाइट, ठीक है। और फ्लो रेट तुम जान रहे हो क्यों है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो तुम्हारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे सकता है कि 1000 अगर डेंसिटी है वाटर का, और तुम क्या कर रहे हो, एक कूलम का चार्ज को मेंटेन करना है उसके अंदर, ठीक है, फॉलिंग में मेंटेन करना है, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम पावर तुम्हारी लगेगी, तो ये तुमको पूछेगा। तुमको सिंपली बता देना है इसका, 980,000 वाट करके जो बना रहा है, 980 इंटू वाट, तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 980 किलो वाट, ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक, यहाँ पे एक और वर्ड है जिसको जानने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। अब हाइड्रो पावर में भी एफिशिएंसी निकालने की जरूरत पड़ती है, तो ये जो एफिशिएंसी है उसको कैसे निकालोगे, ये चीज देखो। वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि ड्यू टू एनर्जी लॉस द प्रैक्टिकली अवेलेबल पावर विल बी लेस। प्रैक्टिकली जो पावर अवेलेबल है उसको बोल रहा है कि लेस देन दी थ्योरेटिकल पावर जो कि हम एक्सप्रेस करेंगे। थ्योरेटिकल पावर कितना है, पी ए इक्वल टू न्यू रो जी एच, और यहाँ पे डब्ल्यू भी जी एच। तो पहले वाले फॉर्मूले को एक्सटेंड कर पाओगे, अभी दिखाया है, एक तो एफिशिएंसी है, बाकी जो टर्म्स हैं ये क्या क्या है, कैन समवन एक्सप्लेन फ्रॉम यू, प्रियंका। ये जो टर्म्स हैं ये क्या क्या है बता सकते हो, व्हाट आर द टर्म्स इन इट, कैन यू एक्सप्लेन, क्या क्या टर्म्स हैं इसमें, बता दो। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भाई। तो ये टर्म्स क्या क्या दिए हैं दिख रहा है तुमको, याद रहा, एक तो एफिशिएंसी दे दी है, एक तो पावर अवेलेबल दे रखा है, रो क्या है, जी क्या है, एच क्या है, क्यू क्या है, गेटिंग और नॉट। तुम्हें देखो, जो हाइड्रो पावर की जो एफिशिएंसी होती है वो 0.75 से लेके 0.95 के बीच में रहती है, तो ये रेंज तुमको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट थ्रू इट, ठीक है। एफिशिएंसी का यही फंडा है। देन कम सोलर पॉन्ड, ठीक है। सोलर पॉन्ड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको जो हम कवर करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि सोलर पॉन्ड पे थोड़ी कहानी है, उसके पीछे का ड्रामा है, उसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है, इतना आसान नहीं है, तो दैट वी विल रीड इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज के लिए यहीं रखो, तुम्हारा एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन उसके बारे में पढ़ लिए, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास में हम लोग इसको आगे कवर आउट करेंगे, ओके। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। इसका जो 16 पॉन्ड वाला कहानी है इसको अगले क्लास में करेंगे, चलो।